अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। पंजाब में कल हुआ एक बड़ा सरप्राइज़, उसके बारे में हमने बात करनी है प्रोग्राम में आगे जाकर, और उसके ऑफ कोर्स मुल्की सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। कराची में आज MQM पाकिस्तान के मुनहरिफ अरकान, मुख्तलिफ धड़े जो बन गए थे, सारे एक हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि वो सब कराची की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए मिलकर आगे चलेंगे, और ये कहा कि एक रीब्रांडेड MQM आज से लॉन्च करने जा रहे हैं। सारे के सारे जो MQM पाकिस्तान के रहनुमा और फारूक सत्तार और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल एक साथ बैठे और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाज़ाब्ता ऐलान भी किया। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि वो PSP को बाज़ाब्ता तौर पर जम कर रहे हैं अब MQM पाकिस्तान में, और मिलकर आगे लड़ेंगे और कराची की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक तल्ख माजी भी रहा है MQM का। गो कि आज बहुत सी वजाहतें भी पेश की गई, लेकिन क्या ये आसान होगा एक रीब्रांडेड MQM के लिए कि अपने ऊपर से पिछली छाप उतार कर आगे चल सके, और मामलात आगे किस तरह से असरअंदाज होंगे? इसके ऊपर बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ अपने तज्जियाकारों के लिए कि क्या MQM दोबारा कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी जमात बन सकती है? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। हमें ज्वाइन करी हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, नेचुरली मैं आपसे स्टार्ट करूंगी और आपसे यही जानना चाहूँगी, ये जो आज हमने देखा, गो के एक्सपेक्ट तो बड़ी देर से किया जा रहा था, कोशिशें भी हो रही थी, बट आज बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। किस तरह से इसके असरात आप देख रहे हैं? इसके ऊपर तो हम बात करते हैं कि स्पेस निकाल पाएंगे नहीं, बट ये जो इत्तेहाद हुआ है, आपको क्या लगता है ये कितना देर पा होगा, आगे चल सकेंगे, किस तरह चलेंगे? देखिए, कोशिशें काफ़ी अरसे से जारी थी, और आपने जो बुनियादी सवाल किया कि क्या कराची हैदराबाद की सबसे बड़ी जमात बनकर दोबारा आ सकती है, पहली चीज़ ये कि क्या कराची और हैदराबाद की सबसे बड़ी जमात उसे दोबारा बनने दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ मसला फिर वही होता है कि जब कोई जमात बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, तो उसे कट टू साइज़ कर दिया जाता है। MQM की सियासत का भी यही रहा, उसमें MQM की अपनी सियासत का भी अमल दखल था और रियासती जबर का भी अमल दखल था, और रियासती तौर पे भी MQM को तकसीम किया गया जहां उनकी अपनी खामियां बहुत ज़्यादा थीं। अब ये जो एक रीबर्थ ऑफ MQM है, जाहिर है इसमें एक फैक्शन इसका हिस्सा नहीं है, जिसे हम लंदन फैक्शन कहते हैं। उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है उसका आप नहीं कह सकते, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड एक तरीके से बैन है उन पे, वो बहरहाल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये फौरी तौर पे तो आप नहीं कह सकते, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये मुत्तहिद होके, इनके बहुत से रहनुमा मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, और जो रहनुमा कराची में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में आ सकें। अगर लेना चाहें तो हैदर अब्बास रिजवी हैं, रज़ा हारून हैं, और बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से जो 2013 के बाद की सूरत हाल बनी थी वो अलग हुए थे MQM से। कुछ लोग PSP में चले गए, वो फिर PSP से अलग हो गए। कुछ दूसरे लोग भी थे जो खामोश हो गए। कुछ को इजाज़त नहीं है, इस हद तक इजाज़त नहीं है, जैसे हैदर रिजवी हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है कि वो इवन किसी मुशायरे में चले जाएं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी सूरत हाल में MQM, अब ये जो रीबर्थ ऑफ MQM है, इसकी पॉलिसी क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितनी तब्दीली आएगी। देखिए, जो कामरान टिसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, जाहिर है पिछले 2 महीने में उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं, और जो शुरू में उनसे गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये भी मैं इस पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि सब एक हो जाएं, लेकिन वही वजह तनाज़ा भी रहे थे 2017 में जब वो MQM में आए थे। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है, इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत पुराने APMSO के ज़माने के जो है MQM में, डॉक्टर फारूक सत्तार बड़े बुनियादी, मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन अनीस कायम खानी बहुत पुराने हैं। लेकिन इसका अब ये किस तरह अपना मैसेज लेके लोगों में दोबारा जाते हैं, लोगों में मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा, क्योंकि पहले तो बड़े जारी अंदाज में ये लोग करते थे अपनी सियासत। अब क्या आपको लग रहा है कि वैसी जारहियत नजर आएगी? क्योंकि आज जो ऐलान किया गया है, वो कह रहे हैं 15 जनवरी को जो इलेक्शंस होने हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो भी नहीं होने देंगे।
देखिए, वो उस सिलसिले में कुछ जो मेरी इत्तलात हैं गवर्नमेंट सर्कल्स से भी जो बात हुई है वो ये कि एक एक अंडर कंसिडरेशन है कि किसी ऑर्डिनेंस के जरिए लोकल बॉडीज इलेक्शंस को जो है रोक दिया जाए। अब ये इसके अगर ऐसा होता है तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जाहिर है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको रेजिस्ट करेंगे, इस तरह की अगर कोई मूव आती है। बट सर पीपल्स पार्टी ने तो खैर मकदम किया है ये जो फैसला है इसका। नहीं, पीपल्स पार्टी जाहिर है अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से ही आएगा। अगर इस तरह की कोई चीज होती है, लेकिन इस वक्त देखें 2015 में वो इलेक्शन रोक नहीं पाएंगे सिवाय इसके कि ये अगर ऑप्शन आता है तो ये अलग बात है। लेकिन अदरवाइज एमक्यूएम इस वक्त जो ये मर्जर है इसका ताल्लुक फौरी तौर पे लोकल बॉडीज से नहीं है, इसका ताल्लुक 2023 के इलेक्शन से है। ये जो सबबंदी हो रही है ये 2023 के इलेक्शन के हवाले से सबबंदी हो रही है, और इसमें किस हद तक इफेक्टिवली साथ चल सकते हैं, कितना यूनाइटेडली चलते हैं, ये हमें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सामने आएगा एमक्यूएम का। लेकिन ये एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा एमक्यूएम के सर्कल्स में, उनके सपोर्टर्स में, क्योंकि वो बहुत मायूस थे। और ये याद रखिए ये जो वैक्यूम है इसको दो जमातों ने फिल किया जो एमक्यूएम का वोटर था। एक तहरीक इंसाफ ने, दूसरा तहरीक लब्बैक ने। जो तहरीक लब्बैक का वोटर है वो बहुत ज्यादा एमक्यूएम का वोटर था, खासतौर पर मेमन वोटर। इसी तरह तहरीक इंसाफ में बहुत से जो मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, वो फिर एमक्यूएम से मायूस होकर पीटीआई में चले गए। क्या उनको एमक्यूएम वापस ला सकेगी अपने अंदर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी आप हाँ या नहीं का ऑप्शन नहीं ले रहे, लेकिन क्या इजाजत है कि मैं अभी नहीं का ऑप्शन लिख दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी वेट करते? नहीं, देखिए ऑप्शन नहीं ले रहे। आज तो एक ऐलान हुआ है, हम इस वक्त तो नहीं कह सकते कि आपको लगता है कम अज वक्त है ये बात करना अभी? शहजाद आप कहिए। ठीक है, जस्टिफाइड। शहजाद आप कहिएगा, आपको क्या लगता है अभी जैसे हम बात कर रहे थे, क्या वो स्पेस बना पाएगी ये रीब्रांडेड एमक्यूएम अपने लिए, खासकर कराची में, हैदराबाद में जो वोट बैंक उनका चला गया है पीटीआई की तरफ, तहरीक लब्बैक को हमने देखा सरफेस हुई है, क्या उसको वापस ये लोग गेन कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। फौरी तौर पे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो वैक्यूम एमक्यूएम के स्प्लिट होने से पैदा हुआ था वो कुछ हद तक वैक्यूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किया, और कुछ वैक्यूम अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो लोग हैं जो कि अल्ताफ हुसैन की वापसी चाहते हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात सुन के कम से कम इतनी एश्योरिटी मिल गई है कि शायद उनकी वापसी किसी न किसी तरीके से तो इस यूनिफिकेशन में नहीं हो रही है, और होनी भी नहीं चाहिए जो इस वक्त एक स्टेट की पॉलिसी है उस लिहाज से। तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे एमक्यूएम अपना कोई वोट बैंक बहुत ज्यादा बड़ा कर पाएगी। आप इन तीनों फैक्शंस के अगर वोट मिला लें, जिसमें फारूक सत्तार हैं उनकी अपनी सीट पर, उसमें पीएसपी को मिला लें, एमक्यूएम पाकिस्तान को मिला लें, तो उन्होंने बाई इलेक्शंस में भी कम्पीट नहीं किया और 2018 में सीटें भी कम जीते थे। अब ये जो सारा यूनिफिकेशन है, सवाल तो हमें ये करना चाहिए कि क्या ये लव मैरिज है या ये अरेंज मैरिज है? मज़हर साहब ने उसकी तरफ इशारा तो दिया है। आपको खुद पता है कि रोमांस तो इनके बीच में कहीं से नजर आता नहीं है। 2017 में जो कोशिश भी थी इनको साथ बैठाने की, उस पर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि हमें सेफ हाउस में बुलाया गया था, फारूक सत्तार साहब ने भी बोला कि हमें तो बैठाया गया था, वो मामला चल नहीं सका। अब यहाँ पे एक इल्जाम तो चले इमरान खान साहब लगा रहे हैं, लेकिन उसको आप अगर साइड में भी रख दें, मेरे सामने ये स्टोरी पड़ी हुई है डॉन की, और ये 15 नवंबर की स्टोरी है, जब ये सारे मंजर आम पे आया भी नहीं था मामला। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सीनियर एस्टैब्लिशमेंट फिगर कराची आए, तमाम जमातों को साथ बिठाया और कहा कि आपने यूनाइट होना है, ये अपनी पेटी पॉलिटिक्स और पेटी राइवलरी है, इसको साइड रखें, आपने अर्बन सिंध के लिए इत्तेहाद करना आपका जरूरी है। तो अक्टूबर में ये मामला ऑलमोस्ट सेटल हो चुका था। फिर हमने जो कुछ देखा है वो तो पब्लिक आय के लिए था, ये मामला पहले सेटल हो चुके थे। तो अगर यही जो 2018 में हुआ उसका एक रिपीट है, लेकिन इस मर्तबा एमक्यूएम को यूनाइट करके और पीटीआई को कमजोर करना है, तो उसमें आप कुछ देख सकते हैं कि एमक्यूएम गेन करेगी। किस हद तक गेन करेगी ये इलेक्शन के करीब ही पता चलेगा। लेकिन इसी बात को आप सिर्फ ये जो यूनिफिकेशन है एमक्यूएम की, इससे आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना चाहिए कि इस वक्त फिजा क्या है। कहते हैं ना कि हवा का रुख क्या चल रहा है, और हवा का रुख 2023 के लिए यही चल रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेबल साइड पे नहीं है, वो रॉन्ग साइड पे खड़े हुए हैं, और एक कोशिश की जाएगी जो वोट बैंक है उनका उसको तोड़ने की। और यही वजह है कि इस एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है
वो यूनाइट किया जा रहा है इस वक्त। और देखिए ऑब्वियसली आके टीवी पे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप बैकग्राउंड में इनसे डिस्कशन करें तो वो कहते हैं कि देखिए अब हमें मौका मिला है, पहले हमें नुकसान पहुंचाया ऐसी अच्छा, इमरान खान ने कल भी यही इल्जाम लगाया। इमरान खान यही कहते हैं कि ये जो सब कुछ MQM को मिलाने की सारी बातें हो रही हैं, जैसे आपने भी हवाला दिया, ये नेचुरल नहीं है। इससे इशारे मिलते हैं कि ये जो फैसिलिटेशन की जा रही है या अननेचुरल है, और जो बातें हो रही हैं कि जी हम न्यूट्रल हैं। अब न्यूट्रलिटी के ऊपर अब सवाल उठ गया है। नियाज़ी साहब, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, ख़ासकर मुल्क की सियासत के लिए? लेकिन हर दफा जरूरी नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट कोई चाल चले या उसकी जो ख्वाहिशात हो तो वो जो है वो वही रिजल्ट्स लाए जो वो सोच रहे हैं या जिसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। कई दफे चीजें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती हैं। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है, जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट बात है, यहाँ तक अडल्ट फ्रेंचाइज है, जहाँ पे वोट्स की बात आती है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं चलती। अमूमन वहाँ पे अक्सर चीजें काउंटर प्रोडक्टिव रहती हैं। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, सीधी बात है, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं पाकिस्तान की सियासी जमातें जो आपके वो एक ही तरह की हों और एक ही जहन रखती हों और एक ही तरह का उनका जो है अकीदा हो, अगर वो इकट्ठी होती है तो ये सियासत के अंदर खुश आइंद बात होती है कि उनका इकट्ठे होना मुझे अच्छा लगा। हाँ। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे मुस्तफा कमाल साहब, हालांकि वो एक हारे इलेक्शन में थे, एक ऐसा था कि जिनका कोई दाल दलिया नहीं चल सकता था, लेकिन उनके अंदर जो आइडियोलॉजी है वो मुझे हमेशा फील करती है। बात बड़ी अच्छी करते हैं। अल्लाह करे उनका फेल भी उनके कॉल के साथ हमेशा लगा खाए और उसके मुताबिक अमल करें, क्योंकि हमारे यहाँ कॉल और फेल के तजादात भी कई दफा आ जाते हैं। यहाँ नहीं पता होगा या नहीं होगा। अब मैं ये भी समझता हूँ कि MQM इकट्ठी हो रही है तो इनके बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका माजी बड़ा टेंटेड है, बड़ा एक उसके ऊपर कई सवालिया निशान है। कई दफा ये होता है कि नहीं, एक जब उसमें आपको स्पेस मिलती है तो पर नए तरीके से शुरू करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि जमात इस्लामी जो है उसका उसी रिसर्जेंस और अपसर जोर है। जितने सर्वे हुए हैं उनके रिजल्ट्स आए हैं, मैं जियो पे भी देखे हैं, उसमें जमात इस्लामी जो है वो सबसे आगे खड़ी है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। अब MQM आया जमात इस्लामी के लिए इकट्ठा की जा रही है, अगर कोई बैर की कुव्वत इकट्ठा कर रही है या तहरीक इंसाफ के लिए, दोनों सूरतों में मुझे नहीं लगता कि उनको वो रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर वो फर्ज किया उनके ख्याल में यह है कि तहरीक इंसाफ की कराची के अंदर पोजीशन बेहतर है, तो कम से कम इस तरह के हथकंडे उनको मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। अगर जमात इस्लामी की पोजीशन बेहतर है तो वो तो जब एक लहर आती है, उठती है या अपसर होता है, जो तहरीक इंसाफ का अपना बैगेज बन गया हुकूमत में आने के बाद, बाकी पार्टी का अपना बैगेज है। जमात इस्लामी का भी रिसेंट पास से लेके अब तक बैगेज नहीं, और जो आखिरी मेयर उनका था निमतुल्लाह खान था, ऑन ग्राउंड भी बड़े एक्टिव हैं। जब जहां भी कोई अब एक आखिरी फिक्रा, कराची की तारीख में अब्दुस्तार अफगानी शायद नाम है, मदर साहब करेक्ट करेंगे, और निमतुल्लाह खान, दो मेयर हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। बल्कि मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि निमतुल्लाह खान को उनके जाने के बाद कहा था मुस्तफा कमाल साहब को कि आपको उनको एक बेंचमार्क बना के अपना काम रखना चाहिए, और बाद में उनकी और भी खिदमत थी। आई होप कि ये अच्छे के लिए आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर MQM हार भी जाए इलेक्शन, लेकिन इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो। बट अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, और बॉयकॉट भी क्या, वो कह रहे हैं होने ही नहीं देंगे। सर, लेकिन आपका एक जुमला बड़ा दिलचस्प था, आपकी ये राय कि ये जो इकट्ठ हुआ है इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई खलाई मखलूक का हाथ हो या कोई अननेचुरल फोर्सेस हो जो इनको इकट्ठा कर रही हैं, ये नेचुरल भी हो सकता है इनके मफादात। सर, आप ये क्यों समझते हैं? क्योंकि मेरे पैनल पे दो एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि जो टिसोरी साहब का आना, पिछले कुछ अरसे से जो सारी पसे पर्दा सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे तो इशारे मिलते हैं कि अननेचुरल है। देखिए लीना, देखे ना, मैंने तो कहा है कि तंग आमद बजंग आमद, ये आप, मैंने ये रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि जी एस्टैब्लिशमेंट कोई हाथ नहीं होगा, लेकिन मैं फर्ज मुआन में रूल आउट भी कर लूँगा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक बड़ी थिक, जैसे कहने कि शॉर्ट एज पे चल रही है। उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये बताना कि हम कहीं जानिबदार हैं। अगर वो जानिबदारी उन्हें शो करनी है तो उनके लिए स्पेस इतनी है जानिबदारी की, इमरान खान साहब अकेला कम करने में ज्यादा मौसर नजर आए, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी तक उनको कोई कुछ कहते रहे, वो गैर जानबदार ही उनका पोचा बने। लेकिन इस दौरान में ये भी तो है ना कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है और इतने मार्जिनलाइज हो गई है सारी पार्टियां, खसूस MQM, और उनके अंदर कॉमन चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना इकट्ठे हो जाए और सियासत के अंदर
ये आखिर पीडीएम पीपल्स पार्टी और ये दिलचस्प आपकी बात है। मैं इसके ऊपर चाहूंगी अपने बाकी एनालिस्ट की राय लेकिन बेनज़ीर को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर, ये जो डेवलपमेंट हुई है, आप इसके किस तरह से असरात देखती हैं, खासकर मुल्की सियासत के ऊपर? क्या आपको लगता है कि MQM बहुत सी तल्ख, ये जो अभी कह तो रहे हैं रीब्रांडेड, लेकिन पैकिंग नहीं है, सारे के सारे अंदर किरदार वही हैं, क्या आपको लगता है ये पुरानी छाप अपने ऊपर से मिटा पाएंगे? अलीना, देखिए, एक चीज़ तो साबित हुई कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो पॉलिटिकल है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है, और इसके हमें काफ़ी ज़्यादा अब तो इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इमरान खान साहब की बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि ये जो मर्जर है ये नेचुरल नहीं है। उनकी 2018 की जो जीत थी इलेक्शन में वो नेचुरल थी, या जो जिस तरह उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई वो नेचुरल थी? देखिए अलीना, मुझे कराची की सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जिनको पता है, जो सहाफ़ी हैं, जिनको जो इस पर गहरी नज़र रखते हैं, जैसे ज़िया रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि जो अभी नई हल्का बंदियाँ हुई हैं कराची में और हैदराबाद में, उसके बाद ज़बान की बुनियाद पे वोट लेना ज़रा मुश्किल हो जाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए, और MQM का एक बड़ा हिस्टोरिक किस्म का वोट बैंक रहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि MQM के लिए जो चैलेंजेस हैं, अगर मर्जर हो भी जाता है, वो बढ़ गए हैं। अब पीपल्स पार्टी भी है और PTI भी है, फिर आपकी TLP का भी एक थोड़ा बहुत वोट बैंक है, और एक तीसरी चीज़ जो हम बार बार इलेक्शंस में देख रहे हैं अलीना, कराची में ख़ास तौर पे, कि एक बहुत लो वोटर टर्नआउट रहा है, मुश्किलों से 20% या 20% से कम ही रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका जो वोटर है कराची में वो मोटिवेटेड नहीं है, ना वो PTI के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है निकलने के लिए, और ना ही इस वक्त MQM के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड, और ना ही शायद पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा वैक्यूम, जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे, एक इलेक्टोरल वैक्यूम है कराची में, और उसको कौन सी सियासी जमात फिल करेगी ये हमें अगले इलेक्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख दूं आपका हाँ का ऑप्शन कि आप समझती हैं कि एक वैक्यूम मौजूद है, बट टाइम विल टेल, राइट? टाइम विल टेल, यस। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और हम ज़रा बात करेंगे पंजाब की सियासत और उसके मुल्की जो मामलात हैं उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। गुज़श्ता रात ड्रामाई एपिसोड के बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और ऐवान का एतमाद उन्होंने शो कर दिया कि उनके पास मौजूद है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रात जब सारे के सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए तो ड्रामाई तौर पर 186 अरकान उनके पास असम्बली में मौजूद थे। अपोजिशन ने सारे अमल का बॉयकॉट किया और उसके बाद जब बाहर निकली अपोजिशन तो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि गो के एतमाद तो शो कर दिया है परवेज़ इलाही साहब ने, लेकिन ये अपने अरकान को, मेंबरान को ये हल्फ देकर आए हैं कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, इसलिए अरकान उनको असम्बली में वोट देने आए हैं। अब ये बड़ा तशवीशनाक, क्योंकि इसके बाद जब सारा प्रोसेस हुआ, फवाद चौधरी साहब बाहर निकले, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो उन्होंने तो ये ऐलान किया कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, सबसे पहली जो अवेलेबल फुर्सत होगी, और उसी के लिए अब से कुछ देर बाद इजलास भी होगा। PTI चेयरमैन इमरान खान का और परवेज़ इलाही साहब उनसे मिलेंगे और इस मामले के ऊपर मुशावरत होगी, उसके ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन आज सुबह ये देखा गया कि परवेज़ इलाही साहब ने मामूल के मुताबिक अपनी मसरूफियात में थे और काम शुरू कर दिया और इजलास भी हुआ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये जो कयास आराइयाँ हो रही हैं, कल की मुलाकात से मुतल्लिक अंदरूनी कहानियाँ भी सामने आ रही हैं कि ये ज़मानत दी गई है परवेज़ इलाही की तरफ से कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। अगर ऐसा होता है, अगर असम्बलियाँ नहीं तहलील होती, तो पंजाब में असल जीत किसकी होगी? PTI जिसने बज़ाहिर तो कल एतमाद का वोट लिया है और उनका वज़ीर आला है, या फिर PDM जो कि चाहते यही थे, उनका मकसद ही ये था कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। यही ऑप्शंस है दोनों हमारे तजियाकारों के पास। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय चाहूँगी। अलीना, जीत परवेज़ इलाही साहब की हुई, वो तो वैसे ही नहीं चाहते असम्बली तहलील हो, और अगर नहीं होती तो उनको 6 से 7 महीने और मिल जाएंगे, वो खुला खर्चा करेंगे पंजाब में, जो वो वैसे भी अभी कर रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे जो वो अभी 2 दिन पहले कर रहे थे, तो उनका वैसे कोई मूड लग भी नहीं रहा कि असम्बली तहलील करना है। लाहौर में उन्होंने अभी 20 बिलियन का 3 बल्कि बड़े मंसूबों का ऐलान किया है अभी परसों। और तीसरी चीज़ ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को भी जितना नुकसान दे सकते हैं वो देंगे इन 6-7 महीनों में, और वो सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत कर सकते हैं PTI के साथ, जो बीच में रह जाएगी अगर असम्बली आज या कल तहलील होती है।
देखिए मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को तो नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होगा पंजाब में अगर असेंबली तहलील नहीं होती। आज नहीं इलेक्शन लड़ना है तो कल तो लड़ना है, और वो इलेक्शन से इस वक्त भाग रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह थी कल, वो ये थी कि दो कैंप्स थे, एक तरफ पीटीआई थी, एक तरफ मुस्लिम लीग नून थी। पीटीआई में आपको एक बहुत वाज़ेह क्लियर डायरेक्शन, क्लियर स्ट्रेटजी और क्लियर लीडरशिप नज़र आ रही थी। इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब खुद बैठ के मैनेज कर रहे थे चीज़ें। दूसरी तरफ ना स्ट्रेटजी थी, ना डायरेक्शन थी, और ना ही कोई लीडरशिप थी। हमजा शहबाज मुल्क से बाहर, मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर। तो एक मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त पंजाब में आपको एक बड़ी गलावारिस सी पार्टी नजर लग रही है। लेकिन अलीना, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगला इलेक्शन जो होगा पंजाब में, जो जनरल इलेक्शन होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि सिंध और केपी में आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वन पार्टी रूल बन के रह गया है। पीटीआई को आप कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जीत जाएगी, पीपल्स पार्टी शायद सिंध ले जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो एक कंट्रोल था पंजाब में काफ़ी सालों से, वो अब ब्रेक हुआ है। अब आपके काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं इन द फील्ड। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, फिर पीटीआई है, और फिर आपके छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी है, पीएमएलक्यू है, टीएलपी भी है, और ये जो इलेक्टेबल्स है जो साउथ पंजाब से हैं। तो अगला इलेक्शन मेरे ख्याल से कोई एक सियासी जमात बड़ा मुश्किल होगा उनका लेके जाने के लिए। शहजादा, आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि नून लीग को नुकसान हुआ है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर जल्द इलेक्शंस नहीं हो रहे तो खान के लिए भी तो बड़ा कुछ एट स्टेक है। जो आउटराइट जीत हुई है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं बेनजीर की बात से, वो परवेज इलाही की हुई है। वो चाहते थे मैं चीफ मिनिस्टर रहूं और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना मुकम्मल करूं, तो वो उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ की हार नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि मैं असेंबलियां तहलील करके प्रेशर क्रिएट करूं ताकि मुझे आम इंतखाबात मिल जाएं, वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही। बट स्टिल गवर्नमेंट में वो तो रहेंगे, और बहुत से लोग उनको यही एडवाइस कर रहे थे कि गवर्नमेंट में रहना आपके लिए बेहतर फैसला है। लेकिन इमरान खान को क्योंकि अपनी नाअहली नजर आ रही है, उनको लग रहा है कि उनको सियासत से आउट कर दिया जाएगा, इसलिए वो चाहते थे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। आउटराइट लूजर मेरे ख्याल से इसमें ऑब्वियसली पीडीएम जमाते हैं, जो कि इतने दिन से दावा कर रहे थे कि 186 नंबर्स नहीं है इनके पास और ये नहीं ले सकेंगे एतमाद का वोट। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब ने ले लिया। कल कुछ नाम भी बताए गए कि एक खातून जो है वो मुल्क से बाहर है, कुछ लोग शहर में नहीं है, जियो फेंसिंग कर ली है, लेकिन उनमें से भी हमने देखा कि कई लोग जो है वो आगे वोट देने के लिए। और उसके बाद जो आपने देखा, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सब जुडिस मैटर है, या इस वक्त इन्होंने गवर्नर के लेटर के तो ये खिलाफ थे, अब क्यों उस पर एतमाद का वोट ले लिया। तो उनकी अब दलील में, उनके दलाइल में जो लॉजिक पेश कर रहे थे, कोई ज्यादा वजन नहीं था। तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब की जीत हुई है। इमरान खान इस बात से शायद सेटिस्फाई हो जाए कि उनकी हुकूमत चलेगी, लेकिन इलेक्शन कैसे हासिल करेंगे वो पहले भी नहीं नजर आ रहा था, अब भी मुश्किल लग रहा है। और मेरे ख्याल से इस सारे मामले में ये जो परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू था बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटें, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है तो परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि उनको इलेक्शन होते हुए नहीं नजर आ रहे। तो अगर इमरान साहब को उन्होंने ये कन्विंस कर दिया है कि अगर हम असेंबलियां तोड़ भी दें तो हमें इंतखाबात नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली इमरान खान के लिए फिर बेटर ऑप्शन यही था कि फिर आप जो है ठीक है अपनी मुद्दत पूरी करें। ये तो सुसाइड होगी कि आप असेंबलियां भी तोड़ दें और आपको इलेक्शन भी ना मिले। तो मुझे लगता है कि इसमें पीडीएम का जो है वो ज्यादा भारी नुकसान हुआ है, जो कि सोच रहे थे कि हम अपनी पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन ये जो बेनजीर ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अब 2023 में ये समझना पड़ेगा नून लीग को कि एक तो उनकी सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। दूसरा, ये नहीं हो सकता आज के दौर में कि आप अहम ओहदे, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे ऑपोजिशन के हों, वो शरीफ फैमिली में ही बांटें। अभी जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी जिसमें नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम खुदा के वास्ते हमसे मशवरा तो कर लेते हैं कि अगर आपने मरियम नवाज को आपने पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर बनाना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, आप बेशक बनाएं, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना कम से कम आप एक रिस्पेक्ट दे दें कि हम सीनियर्स हैं तो हमसे मुशावरत कर ली जाए। वो भी नहीं दी गई। और फिर सोने पे सुहागा, अगले दिन ये जुनेद सफदर के हवाले से खबर चलाई गई कि वो भी आ रहे हैं और वो भी अपनी वालदा की मदद करेंगे। यानी कि लोग फिर ये समझने लगे कि अब थर्ड जनरेशन भी इन्वॉल्व हो गई है, अब शायद सारे ओहदे उन्हीं को मिले। बाद में उनकी क्लैरिफिकेशन आई, लेकिन सबको पता है कि वो आ गए। तो ये समझना पड़ेगा कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आज के दौर में फैमिली एंटरप्राइज की तरह नहीं चला सकते, कारोबार की तरह नहीं चला सकते। बेशक आप ओहदे दें, लेकिन जब वो मेरिट पर हो और मुशावरत से हो। बिल्कुल अगर आप फैसला कर ले बंद कमरे में कि कल से ये होगा, तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है पॉइंट है आप दोनों का, इसको आगे चल के डिस्कशन में शामिल करते हैं। बस एक चीज मुझे कर ले, क्योंकि आप लोग काफ लीग को या परवेज इलाही साहब को सिंगल आउट कर रहे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि काफ लीग या परवेज इलाही के जो इंटरेस्ट है और पीटीआई के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइंड नहीं है, वो एक साथ नहीं है?
हाँ, इस हवाले से तो नहीं है। परवेज इलाही साहब तो आके कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं अपनी मुद्दत पूरी करें। तो असेंबली तोड़ने की जो ख्वाहिश थी वो तो इमरान खान की थी, परवेज इलाही साहब का ये इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, उनका ये इंटरेस्ट जरूर है कि उनकी फ्यूचर की सियासत, खासतौर पर मोनिस ये समझते हैं कि वो इमरान खान के साथ जुड़ी है। तो अगर इमरान खान डट जाते कि यार ये तोड़नी है, तो फिर मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन नहीं रहता। वो बड़े परेशान थे परवेज इलाही साहब। तो शहजाद ये समझना चाहिए ना कि इमरान खान को भी नुकसान हुआ है, तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हुआ है, ये फिर खुल के कहना चाहिए आपको। देखिए, अगर इस लिहाज से आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो उनका नुकसान है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो नुकसान उनका जरूर हुआ है, वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। जिस तरह से मामला बना है न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह पीडीएम की जमातों को अब अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती और विफाक में टाइम मिल जाता है और फिर हम देख रहे हैं माशी मामलात भी थोड़े से आयरन आउट हो रहे हैं, अगर मजीद बेहतरी हो जाती है, हवाओं की रुख के शहजाद ने अभी बात की, अगर ये सब कुछ इनके हक में चला जाता है तो फिर तो ये इलेक्शंस में इनकी जीत ना हो या आगे जाकर कि असम्बलियाँ भी नहीं टूटी। देखिए लीना, पहली बात तो मेरी तो कन्विक्शन है और मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात में कि जो सियासत है उसके बारे में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का तयन करना जो है ये सही हासिल है, ये बेकार की कोशिश है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें जी, इस वक्त क्वालिटी डिसीजन क्या है। इमरान खान साहब दिल जमई से, दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि जी असेंबली तहलील हो जाए। मैं उसकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूँ कि शहजाद ने बड़ी तफसील से फिर रोशनी डाल दी और मैं उनसे 100% मुतफिक हूँ। मैं तो खुद अपना यही चीज बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब क्यों असेंबली तहलील करना चाहते हैं। बाकी तहरीक इंसाफ पंजाब जो है वो असेंबली तहलील नहीं करना चाहती। मेरी फर्दन एक बंदे बात हुई है। जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनका अपना गुस्सा है, उनका अपना ग्रीवेंसेस है। वो समझता है कि अगर हमसे इस्तीफे ले लिए गए हैं तो ये क्यों ना थे। बाकी परवेज इलाही साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि तहलील की जाए, पीडीएम नहीं चाहती तहलील की जाए, एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। परवेज इलाही साहब ने भी कहा है, यहाँ पे भी जिक्र हुआ है और कई दफा हम कर चुके हैं कि परवेज इलाही साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती तहलील की जाए। तो लूजर तो एक ही है, अगर तहलील नहीं होती इमरान खान साहब, और अगर तहलील हो जाती है तो विनर एक ही है, वो इमरान खान साहब। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं समझता हूँ कि तहलील ना हो तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है इमरान खान साहब के लिए बेहतर है। पीडीएम के लिए शायद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इतने बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि जब पंजाब के अंदर आप ये देखें कि सुबह केपी में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और पाकिस्तान की अपोजिशन भी उनके पास है। ये सहूलत पाकिस्तान में कब कैसे हासिल होगी कि आप कश्मीर में, जीबी में, केपी में, पंजाब में, यानी कि आप तकरीबन 80% पाकिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत भी कायम है और आप हैं भी अपोजिशन में। जो बड़े डिसीजन का जो खराबी है वो तो पीडीएम की हुकूमत संभाल रही है और वो बाकी तहरीक इंसाफ जो है मजे लूट रही है और हुकूमत के भी, क्योंकि 8वीं 18वीं तरमीम के बाद सुबह इसको मुख्तियारी है। बाकी इमरान खान साहब का जो इशू ये है, इमरान खान साहब का इशू ये है कि आपने ये देखा, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उनकी गेम असूल पे नहीं चल रही। उन्होंने जब केपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में तहरीक में उनके खिलाफ, अपने खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी थी, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि मैंने 5 MNAs का बंदोबस्त कर लिया है। वो कहते हैं हम जो काम करें, कौम चाहती है कि हम इक़्तिदार में रहें। ये फैसले खुद कहते हैं, बताते हैं कि कौम क्या चाहती है, क्या फायदे में, यानी कि उनका खरीदारी करना MNAs का, चाहे वो अभी उन्होंने कोई खरीदे हैं, कोई उनको वादा दिया है। अच्छा, वैसे ये भी एक पॉइंट है। मज़हर अब्बास साहब बड़ी बातें हो रही थी, जरदारी साहब भी आए लाहौर, सारी की सारी खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम लगाए जाते, ठीक है, उसमें से कुछ तो हमने देखा है इतराफ़ी बयान भी, लेकिन अब सारों का यहाँ पर आ जाना है असेंबली में, तो क्या आप समझते हैं ये वाला तासुर भी कुछ हद तक ज़ायल हुआ है कि वो जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते थे, न्यूट्रलिटी के ऊपर सवालात उठाते थे, और फिर ऑफ कोर्स क्या समझते हैं, हु इज़ द विनर हियर, हु इज़ द लूज़र? देखिए अलीना, मैं तो कल पूरी कार्रवाई देख के हैरान ये हो रहा था कि इस मुल्क के सिक्योरिटी चैलेंजेस देखें और इस मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला को देखें कि उनका इंटरेस्ट पंजाब असेंबली में था। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी वाला मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो सारी रात पंजाब असेंबली में बैठे रहे, रात 2 बजे तक, ये देखते हुए कि क्या क्या रिजल्ट निकलता है। सुबह सदर भी है ना वो पंजाब के नून लीग के।
जी, नून लीग के सूबाई सदर भी है ना वो पंजाब के सर, लेकिन वफाकी वजीर दाखिला भी है ना। ज्यादा अहमियत क्या चीज है? एज इंटीरियर मिनिस्टर उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, खैर उसको छोड़े। देखिए, PMLN का तो 100% नुकसान हुआ है, और इस पूरे 8-9 महीने में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा डैमेज हुई है तो वो PMLN है। आप ले लें, मुतवातिर ले लें, बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, हमजा शहबाज की अटेम्प्ट देख लें, कल की प्रोसीडिंग्स देख लें, एक पार्टी, और उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा खुद मियां नवाज शरीफ जिम्मेदार हैं। बाहर बैठे हुए हैं पिछले 3.5 साल से, और बाहर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पंजाब उनके हाथ से निकला जा रहा है। मरियम नवाज पिछले कई महीनों से उधर हैं। हमजा शहबाज जिनको यहां होना चाहिए था वो भी वहीं बैठे हुए हैं। ऐसे में आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? फायदा 100% इमरान खान का है, और वो इस वजह से है कि कल जब रिजल्ट आया तो जनरल जो वर्कर था उसके अंदर क्या चीज गई, ये कि हमने एक मरतबा फिर उधर पंजाब असेंबली में नारे क्या लगे, इमरान खान के हक में नारे लगे। पॉलिटिक्स क्या इमरान, और ये असेंबली तहलील होने जा रही है। अच्छा, ये असेंबली तहलील होने जा रही है। इमरान खान साहब के पास अब इसलिए ऑप्शन नहीं है कि वो ओवर कमिटेड हैं। आज दोपहर को भी फवाद चौधरी साहब ने इस चीज को रिपीट किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हम तहलील करने जा रहे हैं। इवन अदरवाइज अगर फर्ज करें नहीं भी होती तो आप ये डिबेट तो कर सकते हैं कि इमरान खान को लॉस क्या है अगर तहलील नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने एक यू टर्न ले लिया या वो नहीं किया, यही बहस होगी ना। गवर्नमेंट उनकी रहेगी। परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। परवेज इलाही PMLQ अपना मुस्तकबिल PTI के साथ देख रही है। बट सर तो वो जो एक हाइप बिल्डअप कर रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें से हवा निकलती जाएगी, फिर उनके दावों पे दावे, उसके ऊपर से फिर एक तलवार उनके ऊपर नाअहली की लटक रही है, वो भी है। सो ये अपेरेंट प्रोसेस तो देखिए, नाअहली तो देखिए इसके ऑप्टिक्स क्या जाएंगे, इसके ऑप्टिक्स जाएंगे सिंध में लोकल बॉडीज को। अच्छा। क्या आज यहाँ जितने PTI के वर्कर्स वो क्या कह रहे थे, देखिए हमने शिकस्त दे दी, एक मरतबा फिर PDM को शिकस्त दे दी। आज रात वो हैदराबाद में जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, कल वो शायद कराची में जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। अच्छा। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हमने देखें पंजाब में सबको शिकस्त दे दी। इमरान खान जो रेड लाइन ऑप्टिक्स इसके जो जा रहे हैं वो ज्यादा अहम है और वो इमरान खान के हक में जा रहे हैं। बेनज़ीर वांट्स टू ऐड समथिंग। अलीना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात करना ज़रूरी है कि परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो जीत गए, लेकिन अब वो फंस गए, क्योंकि एक तरफ उनके इस्टेब्लिशमेंट है जो उनसे कह रही है कि असेंबली आपने तहलील नहीं करनी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब है जिनकी ये जिद है कि आपने हर सूरत में असेंबली तहलील करनी, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अभी और कोई कार्ड ही नहीं है खेलने के लिए। और अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं करते तो वो अपने MPA से कह सकते हैं पंजाब में कि वो सब इस्तीफे दे, तो वो हो जाएंगे असेंबली तहलील। नहीं, मज़ीद साहब तो कह रहे हैं कर देंगे। मुझे भी लगता है लीना कि इतना दबाव डाला जाएगा परवेज़ इलाही। देखिए, परवेज़ इलाही साहब के पास पहले कुछ बहाने थे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उनको एक बहुत बड़ी लाइफलाइन ऑपोजिशन दे रही थी। अब उनके पास वो एक्सक्यूजेस नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में भी केस खत्म हो गया है, गवर्नर ने भी अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ऑपोजिशन का भी इस वक्त कोई प्लान नहीं लग रहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए परवेज़ इलाही साहब के पास। हाँ, अगर वो अदालत लेके जाते हैं तो फिर शायद इनको एक परवेज़ इलाही साहब को एक लाइफलाइन मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा अभी उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान परवेज़ इलाही साहब को ये होगा कि अगर आज या कल असेंबली तहलील होती है तो ये जो सीट एडजस्टमेंट पे बात चल रही थी, जिसपे अभी वो नेगोशिएट कर सकते थे असेंबली को लेके, वो बात जो है वो बिल्कुल हाथ से उनके निकल जाएगी। देखिए अलीना, एक तो जो इमरान खान ने वक्त भी दिया था कि हम पहले वार्निंग दे रहे थे, उसकी एक वजह ये थी कि कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट करना चाहते थे। इस लिहाज से अब इमरान खान एक बेहतर नेगोशिएटिंग पोजीशन में भी है, क्योंकि अब वो असेंबली एक दिन में तहलील करें, एक हफ्ते बाद शायद उनका मूड हो जाए, शायद महीने बाद हो जाए, ये कार्ड अब उनके पास मौजूद रहेगा। तो इस वजह से जो है वो एक प्रेशर रख सकते हैं, और ये प्रेशर ना सिर्फ हुकूमत पे होगा बल्कि वो रियासत के इदारों से भी इलेक्शन मांग रहे हैं, उन पर भी ये रहेगा कि हम असेंबली तोड़ देंगे। सिर्फ इस वक्त जो थ्रेट है ना वो ये है कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर तो इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हो जाते हैं, बेशक पूरे जनरल इलेक्शन ना हो, लेकिन इन दोनों असेंबलीज में हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत होगी। और फिर हम शायद सब बैठ के ये कह रहे हो कि तहरीक इंसाफ ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया असेंबली तहलील करके। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते
ये प्रॉब्लम है ठीक है तहरीक इंसाफ के लिए कि ना फिर उनकी हुकूमत रहेगी, एक केयरटेकर सेटअप हो, वो पता नहीं 90 दिन के बाद किसी कानूनी नुक्ते की वजह से प्रोलॉन्ग हो जाए, वहां पे मसला आता है मेरे ख्याल से। तो अगर आईन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी है तो कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब हमारे वैसे कह चुके हैं पहले, शहजाद आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, मुझे बस इजाजत दीजिएगा न्याय साहब से कंक्लूडिंग आर्गुमेंट लूं, क्योंकि वो कह चुके हैं कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, वो कह चुके पार्ट ऑफ द गेम है, असम्बलियां तहलील नहीं होंगी। क्विकली न्याय साहब। अलीना क्विक बात ये है कि देखें ये जो सारा कुछ हुआ है इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लगती है। हाँ। ये मत भूलेंगे साहब के चेहरे पे जो इत्मीनान है, उसकी नून के चेहरे पे भी इत्मीनान है, तजिया तो हो सकता है गलत हो, लेकिन इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग एक इत्मीनान की कैफियत आपको नजर आती है। ठीक है जी, अब देखते हैं होता क्या है। फवाद चौधरी का एक बयान, फवाद चौधरी का आज का बयान कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये भी अहम है। ठीक है, ये बहुत कुछ कह गए वो। लेकिन तारड़ साहब मारे गए ना बेचारे, जिन्होंने कल ही कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा, नाम बदलवा लूंगा, उन्होंने नए नाम भी रख दिए हैं। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे। हमारी नजरें इसी के ऊपर है, तजिए तबसरे भी जारी रहेंगे। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।